वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट का जो पेपर 2 होता है उसके लिए साइंस के कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिनमें से भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन, पशु भोजन और मृत जीवों के बारे में, अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री क्या होती है, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक, संतुलित आहार, पादपों में पोषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, इतने टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। और ये सारी जो नोट्स बनाई गई है साइंस की, तो 6, 7, 8 की जो NCERT की बुक है उसी से सारे नोट्स बनाए गए हैं, उसी से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिससे कि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग प्राप्त कर सकें। और जब तक आप लोग NCERT बेस्ड तैयारी नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर आपके नहीं आएंगे। तो इस वजह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तैयारी करनी है आपको सीटेट की NCERT बेस्ड साइंस की या फिर अन्य जो सब्जेक्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन के बारे में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, पहला पॉइंट, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो, जो सरसों के बीज होते हैं इसका उपयोग किस किस के लिए होता है? तेल प्राप्त होता है हमें इससे, और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये पौधे क्या हो गया, इसके 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। अगला पॉइंट, मधुमक्खियाँ फूलों से मीठे रस एकत्रित करती हैं और उस मीठे रस को मकरंद कहा जाता है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, और कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं, कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे पशु भोजन के बारे में। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन अगर प्राप्त करना है तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से हमें यह कॉपर सल्फेट का विलयन मिल जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। 10 मिलीलीटर जल में कितना घोलना हमें कास्टिक सोडा? 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अभिष्ट कास्टिक सोडा हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। और विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है।
इनमें से कुछ विटामिन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी का जो समूह होता है तो सभी समूह को मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है संतुलित आहार के बारे में। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहा जाएगा? जब पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल होना चाहिए, तो उस प्रकार के भोजन को, आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वे व्यक्ति उसमें अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अगली हेडिंग है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं स्वपोषण कहलाती है। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है उन्हें विषमपोषी कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। अगला पॉइंट है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होती है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य किसका चरम स्रोत है? ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। उसके बाद बताया गया है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पंक्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे अगली हेडिंग है, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषित प्रणाली का उपयोग करते हैं और जो पादप होते हैं वे विषम पोषित प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमर बेल का पौधा एक पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वांछित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें खाकर पचा जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए मृत जीव के बारे में। अब मृत जीव के बारे में यहाँ पे बताया गया है, रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीवक कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। कवक या फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। उसके बाद बताया गया है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं।
कुछ जीवाणु जो राइबोजियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं उनको राइबोजियम कहा जाता है। और पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किसके रूप में यूज करते हैं, विलेय के रूप में यूज करते हैं।